हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। देखो, बफर सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे एसिडिक बफर के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम अपना बफर सॉल्यूशन पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद बफर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं विद बफर सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपनी पीएच में चेंज ना आने दे उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो कि सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which resist change in pH on addition of small amount of acid or base। मतलब कि आपने इस बीकर में अगर बफर सॉल्यूशन लिया, अगर आपने इस बीकर में बफर सॉल्यूशन लिया है तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा एसिड ऐड करोगे तो भी इसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा बेस ऐड करोगे तो भी इस बफर सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करता है, किससे रेजिस्ट करता है? चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज ना हो इस चीज को रेजिस्ट करता है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर आप थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करोगे या फिर बेस ऐड करोगे। अब बफर सॉल्यूशन होते क्या है, मतलब ये कैसे हम इसको केमिस्ट्री की टर्म्स में लिखते हैं, क्या इनका फॉर्मूला होता है, अब हम वो सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या करता है? रेजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज नहीं आने देता। अब टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन को समझने से पहले लेट्स टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, तो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है ना, आपको पता है जो ये ब्लड होता है इसके अंदर आपको पता ही है जैसे एसिड के सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड जो होता है उसके अंदर एसिड के सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होते ही हैं। अब हमें पता है ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। अब ब्लड में एसिड और बेस के सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है ना, या फिर थोड़ा आप जैसे स्पाइसी फूड खाते हो, ठीक है, आप कोई भी खाना खा रहे हो, आप मीठा खा रहे हो या फिर आप कोई भी स्पाइसी थिंग आप खा रहे हो, तो उससे क्या ब्लड के पीएच के अंदर कोई चेंज आ रहा है? बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा। जो आपका ब्लड का पीएच रहता है ना वो 7.4 ही रहता है, नो मैटर आप कोई खाना खा रहे हो। जो अब आपको पता ही है कि जैसे आप जो सोप यूज करते हो, जो आप बाथिंग के लिए सोप यूज करते हो, उसका भी एक पर्टिकुलर पीएच होता है। जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जो क्रीम्स हैं, जो भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर पीएच होता है। जो हम मेडिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इन सब का ना ये एक पर्टिकुलर पीएच पर मेंटेन होती है। these all are maintained at a particular pH। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री में बात करोगे तो जैसे कि लेदर हो गया या फिर आपकी डाइज हो गई और जितने भी आपके फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड मटेरियल्स हैं जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है, दे ऑल आर मेंटेन्ड एट अ पर्टिकुलर पीएच। उनका एक पर्टिकुलर पीएच होता है। अब जैसे आप खाना खा रहे हो
तो ब्लड का तो पीएच रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। अब आपने कुछ एसिड, सपोज आपने कोई ऐसे सिट्रस फ्रूट खाया, मतलब सपोज आपने संतरा खाया, आपने ऑरेंज खाया, तो आपको पता है ऑरेंज क्या है, ऑरेंज तो एक सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ऑरेंज में, अब वो तो एसिड है, तो आपने ब्लड का पीएच तो चेंज हो जाना चाहिए था, पर ब्लड का पीएच तो यही रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि ब्लड का पीएच एज इट इज क्यों रहता है, रादर देन हम कितना एसिड और कितना बेस कंज्यूम कर रहे हैं फूड मटेरियल में, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, जो कि ये H2CO3 HCO3 नेगेटिव, दिस इज द बफर सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन ब्लड। और ये बफर सॉल्यूशन की वजह से आपके ब्लड का पीएच हमेशा यही रहता है, चेंज नहीं होता ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। आई गेस आपको इतना क्लियर है, ठीक है? क्योंकि बफर सॉल्यूशन को रियल लाइफ एग्जांपल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? जैसे कि आप अगर जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया पे जो रिसर्च करते हैं ना, उनको उनका जो कल्चर मीडिया होता है, अब उन्हें बैक्टीरिया को प्रिजर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर, मतलब उसके अंदर कुछ चेंज ना, एक पर्टिकुलर पीएच में मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन का बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है? आप जो खाना खाते हो, आपके स्टमक में एसिड है ना, स्टमक में भी एसिड है, और सपोज आप एसिड कंज्यूम कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा खाना खा रहे हो, उसमें एसिड भी है, उसमें बेस भी है, तो भी जो आपके स्टमक का पीएच, जो आपके उसका पीएच होता है, वो भी चेंज नहीं करता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है? जो आप साबुन यूज़ करते हो, है ना, एड में भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देखोगे या फिर देखते हो, तो सोप का भी एक पर्टिकुलर पीएच होता है। कुछ सोप जो होते हैं, मतलब एक, आपको पता है ये सोप कैसा, सोप बेसिक नेचर का होता है ना? तो ये जो होते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा पीएच मेंटेन होगा सोप, वो आपकी स्किन के लिए हेल्दी होगा, है ना? तो ये सब के सब जो होते हैं, दीज ऑल आर मेंटेन्ड एट अ पर्टिकुलर पीएच, और इनमें कुछ चेंज ना हो, इनके पीएच में कुछ चेंज ना हो, इस वजह से बफर सॉल्यूशन इनमें प्रेजेंट होता है। बेस्ट एग्जांपल आपको ब्लड का समझ में आया होगा, है ना? ब्लड का पीएच हमेशा इतना रहता है, पीएच 7.4 रहता है। एसिड और बेस प्रेजेंट होने की वजह से भी आप, मतलब एसिड और बेस कंज्यूम भी कर रहे हो तो भी उसका पीएच इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट है which resist change in pH on addition of small amount of acid or base। समझ में? तो आई गेस अब आपको बफर सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस का पता लग गया होगा। अब आपके लिए बफर सॉल्यूशन को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू गेट टू नो अबाउट द दिस इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होती है, मतलब क्या होता है, ठीक है? ओके, तो अब हम बफर सॉल्यूशन को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन की एक दो प्रॉपर्टी भी होती है। बफर सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करोगे ना, अगर बफर सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हो, तो बफर सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? बफर सॉल्यूशन के बफर सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते हो, मतलब इसकी वॉल्यूम में चेंज करते हो, तो पीएच पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? तो जैसे बफर सॉल्यूशन डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के तो डिपेंड करता नहीं, इस वजह से बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट भी कर दोगे तो भी उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? अगर सपोज आपने बफर सॉल्यूशन ले लिया और आपने सपोज उसको 1 महीने तक, 1 मंथ तक एज इट इज रखा, एज इट इज आपने कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है? अगर सपोज आपने बफर सॉल्यूशन लिया था, तो अगर आपने उसको छेड़ा ही नहीं 1 महीने तक, तब भी उसका पीएच कांस्टेंट ही रहेगा, तब भी उसका पीएच कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज सपोज बफर सॉल्यूशन, ठीक है? तो बफर सॉल्यूशन इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर बफर सॉल्यूशन को आप लंबे टाइम तक रखोगे तो भी उसका पीएच कांस्टेंट ही रहता है, उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है? तो दैट्स वाई बफर सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा खास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से बफर सॉल्यूशन इतना ज़्यादा फेमस है, ठीक है? और हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। तो बफर सॉल्यूशन जो होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है।
एक होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन, एंड अदर वन इज मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। एक होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन एंड अदर वन इज मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। अब सिंपल बफर सॉल्यूशन को सबसे पहले समझते हैं। देखो, सिंपल बफर सॉल्यूशन एक वो सॉल्यूशन होता है जो कि बना होता है वीक एसिड एंड वीक बेस से। वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बना होता है उसको हम सिंपल बफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वीक बेस आपने ले लिया CH3COOH और वीक एसिड आपने लिया है CH3COOH और वीक बेस आपने सपोज ले लिया NH4OH। तो इससे जो आपके पास सॉल्ट बनेगा दैट इज CH3COONH4, ये एक्ट करता है एज अ बफर। दिस इज सिंपल बफर। ठीक है, तो सिंपल बफर क्या होता है? सिंपल बफर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड सपोज आपने CH3COOH लिया, आप कोई और भी ले सकते हो। कोई भी कॉम्बिनेशन वीक एसिड वीक बेस के सॉल्यूशन का एक्ट करता है एज अ सिंपल बफर। CH3COH वीक एसिड, वीक बेस NH4OH। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपके पास बनेगा विच विल एक्ट एज सिंपल बफर। ठीक है, अब सिंपल बफर को एक कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट। अगर आपको सिंपल बफर की pH को कैलकुलेट करना है तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है जो कि हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल बफर को अगर आपने उस सिंपल बफर का pH कैलकुलेट करना है तो 7 + ½ इंटू pKa - pKb से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हम जब इसका क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा इसकी एक्शन को समझते हैं, सिंपल बफर काम कैसे करता है। देखो, अब आपने क्या लिया हुआ है? आपने लिया हुआ है CH3COH और NH4OH। इनके बीच में कैसे है? जैसे रिएक्शन अगर आप पूरे दिखाओगे तो CH3COH प्लस NH4OH और ये इस तरीके से बना हुआ है, दैट इज CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव प्लस में वाटर, ऐसे बना हुआ है। अभी ये सिंपल बफर का सॉल्यूशन है। आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा इसके अंदर एसिड डाल दिया। ये पूरा एक बफर है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने आपको ऐसे करके दिखा दी है। अब आपने क्या किया? आपने इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दिया। एसिड का मतलब आपने इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड किए हैं। एसिड का मतलब क्या है? H पॉजिटिव ही ऐड किए हैं। तो क्या होगा? इससे तो ये कंबाइन नहीं करेगा, ना ही इससे कंबाइन करेगा। जो आपने H पॉजिटिव डाले हैं वो किससे कंबाइन करेंगे? वो कंबाइन करेंगे आपके नेगेटिव के साथ, दैट इज इसके साथ, और वो कंबाइन कर सकते हैं आपके इसके साथ, बेस के साथ। देखो, ये एसिड है ऑलरेडी, आप H पॉजिटिव डाल रहे हो, ये एसिड H पॉजिटिव के साथ तो कंबाइन करेगा नहीं। ये बेस है और ये H पॉजिटिव है, ये दोनों कंबाइन करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों कंबाइन करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करते हैं, ये इसके साथ भी कंबाइन नहीं करेगा और वाटर के साथ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि जब आपने इस बफर, ये तो बफर सॉल्यूशन था, इसके अंदर आपने एसिड डाला तो किससे कंबाइन किया? दैट इज सबसे पहले CH3COO नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा? CH3COOH, ये बना लेगा। और एक NH4OH दैट इज बेस है, और एसिड बेस की रिएक्शन तो बहुत जल्दी होती है, तो इस वजह से एक ये भी बना लेगा, दैट इज NH4 पॉजिटिव प्लस में वाटर, ये बना लिया। अब आपको दिख रहा है कि यहां पे क्या बना है? यहां पे एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है जो कि क्या है? विच इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड है। तो क्या इस बफर की सॉल्यूशन में कि जो pH है उसमें कोई चेंज आया? बिल्कुल भी नहीं आया। आपने ये बफर लिया था,
ठीक है, इसके अंदर आपने डाला H पॉजिटिव, एसिड मतलब डाला। जैसे आपने एसिड डाला तो H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा? इसके साथ तो कंबाइन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एसिड है। ये बेस है तो बेस और एसिड की रिएक्शन तो बड़ी जल्दी होती है, तो इसके साथ कंबाइन करेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ भी कंबाइन करेगा। दोनों की रिएक्शन हमने दिखा दी। ये पॉजिटिव इसके साथ भी कंबाइन नहीं करेगा, और ये वाटर के साथ भी कंबाइन नहीं करेगा। तो एसिड डालने के बाद ये दो रिएक्शन और हो रही है ना। सॉल्यूशन में एसिड जब आपने डाला तो ये दो रिएक्शन भी हो रही है। अब बन क्या रहा है इस रिएक्शन में? देखो, NH4 पॉजिटिव इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, सिर्फ इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। वाटर ऑलरेडी सॉल्यूशन में था, वाटर ऑलरेडी यहां आ गया, तो थोड़ी सी इसकी वाटर की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हुई है। और यहां पे क्या है? CH3COOH बना है, जो कि एक वीक एसिड है। तो क्या सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज आया थोड़ा सा एसिड डालने के बाद? बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि वीक एसिड बन रहा है जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन कौन सा था? विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। बफर सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज नहीं आया जब आपने थोड़ा सा एसिड ऐड किया। सेम कहानी OH नेगेटिव के साथ होगी। अगर आप थोड़ा सा OH नेगेटिव जैसे कि बेस ऐड कर दोगे तो बेस किसके साथ कंबाइन करेगा? अब बेस जो है किसके साथ कंबाइन करेगा? इनके साथ तो कंबाइन करेगा नहीं। देखो, बेस है, ये एसिड है, इसके साथ कंबाइन करेगा। बेस के साथ भी कंबाइन नहीं करेगा। ये नेगेटिव ये भी कंबाइन नहीं करेंगे। एक OH नेगेटिव इसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और वाटर के साथ भी कंबाइन नहीं करेगा। मतलब जब आपने इस बफर सॉल्यूशन में बेस ऐड कर रहे हो तो ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? एक तो CH3COOH के साथ कंबाइन कर रहा है, और एक ये NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहा है। और बन क्या रहा है? जब इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो तो ये क्या बन रहा है? CH3COO नेगेटिव प्लस में वाटर, और इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन रहा है? NH4OH। ठीक है, अब क्या देख रहे हो? जब आप, ये बफर सॉल्यूशन था, इसमें आपने बेस ऐड किया थोड़ा सा, तो क्या बन रहा है? CH3CO नेगेटिव, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। सॉल्यूशन में ऑलरेडी था, ये थोड़ा सा और आ गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। वाटर बना तो सॉल्यूशन में वाटर ऑलरेडी था, ये और आ गया, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। और क्या बन रहा है? NH4OH, जो कि क्या होता है? वीक बेस होता है। ये एक वीक बेस है, जो कि ये तो कंप्लीटली आयनाइज ही नहीं करता। वीक एसिड, वीक बेस कभी भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते। तो इनकी वजह से जब बफर सॉल्यूशन लिया था आपने, उसके अंदर बेस ऐड किया, तो बफर सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसी कोई स्पीशीज नहीं बन रही जिसकी वजह से कुछ चेंज आए। बेस बन तो रहा है पर वो वीक बेस है। इट विल नॉट कंप्लीटली आयनाइज एंड हैंस कैन नॉट चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। पीएच में चेंज आने ही नहीं देता ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। दोनों का रिएक्शन आप देख चुके हो। ठीक है, तो आई गेस आपको सिंपल बफर के बारे में हर चीज पता लग गई है कि सिंपल बफर क्या होता है? वीक एसिड वीक बेस से बना होता है। कोई भी वीक एसिड उठाओ, वीक बेस उठाओ, बफर बनेगा, वो सिंपल बफर होता है। पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल बफर का? आपको फॉर्मूला पता लग गया है। और सिंपल बफर एक्ट कैसे करता है, एक्शन ऑफ सिंपल बफर, वो आपने यहां पे समझ लिया। तो सिंपल बफर की कहानी अब हो गई है पूरी। That is, you have understood all the concept related to the simple buffer. अब हम बात करते हैं मिक्स्ड बफर। देखो, मिक्स्ड बफर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब देखते हैं, सबसे पहले एसिड बफर की बात करते हैं। एसिड बफर को अब हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, बेसिक बफर जो है
हम शायद ही इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये तो हम बेसिक बफर को पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, और अगर ये वीडियो थोड़े टाइम की बनेगी तो हम बेसिक बफर को भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले हम समझते हैं एसिडिक बफर को, फिर हम समझेंगे बेसिक बफर को। इतना आपको क्लियर है? बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन पढ़ना क्यों है, क्या इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, सिंपल बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन की आपने 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे सॉल्व। और तो करते हैं स्टार्ट विद एसिडिक बफर। तो स्टार्ट करते हैं विद एसिडिक बफर। देखो, एसिडिक बफर एक वो सॉल्यूशन होता है जो कि बना हुआ होता है वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, उसे हम कहते हैं एसिडिक बफर। वो सॉल्यूशन जो कि किसका बना होता है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल, जैसे कि वीक एसिड आपने लिया CH3COOH, आपने वीक एसिड ले लिया, और इस वीक एसिड का सॉल्ट लेना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इस वीक एसिड का सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनेगा, CH3COONA, CH3COONA प्लस में वाटर, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बस। ठीक है, तो आपने ये वीक एसिड लिया CH3COOH और इस वीक एसिड का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस क्या आया, CH3COONA, CH3COONA कैसे एक्ट करता है एसिडिक बफर। इतना समझ में आया? ओके, आप कोई भी वीक एसिड ले लो, उसका सॉल्ट ले लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो एक्ट करेगा एज अ एसिडिक बफर। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं इसके। ठीक है, वो तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता लग जाएगा ये एसिडिक बफर है। बस चेक कर लेना, वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे वीक एसिड H2CO3 ले लिया, उसका सॉल्ट ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे H2 तो नहीं होगा, CO3Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ एसिडिक बफर। कोई वीक एसिड उठाओ, उसका सॉल्ट उठाओ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो एसिडिक बफर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम जो हैं फर्स्ट वाले को देखते हैं, इस वाले को। इसको समझना थोड़ा आसान हो गया, इस वजह से हम ये देखते हैं। देखो, आपने क्या करना है, मतलब जैसे मैंने आपको सिंपल बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला बताया है ना, वैसे ही आपको एसिडिक बफर के लिए पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखने वाले हैं। डेरिवेशन आपको लर्न करना इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फॉर्मूला आपको एज सच लर्न होना चाहिए। देखो, वीक एसिड है, वीक एसिड कैसे होता है, ऐसे स्प्लिट होता है ना, यहां मैं इसको रब कर देती हूँ, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, इसको यहां लिख देती हूँ मैं, ऐसे स्प्लिट होते हैं। इसके लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ये भी प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन CH3COOH, इसके लिए ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करोगे, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, Ka इंटू में CH3COOH डिवाइड बाय में CH3COO नेगेटिव, ये यहां से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। अब क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड आप लॉग ले लो, टेकिंग माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग एक ही स्टेप में हो जाएगा, माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड माइनस लॉग लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ CH3COOH
डिवाइड बाय में CH3COO नेगेटिव। अब आपको पता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है? pH होता है। माइनस लॉग ऑफ Ka क्या होता है? pKa होता है। और इसको प्लस में कन्वर्ट करना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना? प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। कैमरे में दिख तो रहा है ना? हाँ, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। देखो, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कैन बी रिटन एज pH, माइनस लॉग ऑफ K को हम pK लिख सकते हैं, और इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना हो तो इनका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज लॉग CH3COO नेगेटिव ऊपर आ जाएगा और CH3COOH नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब CH3COO नेगेटिव क्या है? देखो, CH3COOH तो आपको पता है ये क्या है? एसिड है। और क्या ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं किसी एसिड का? H पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करके। CH3COOH में से H पॉजिटिव माइनस करोगे तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव, जो कि क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस है। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहले ये समझा था आयनिक इक्विलिब्रियम की, कि एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस, जो भी ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड, ठीक है, ब्रॉन्स्टल-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड, आर्हेनियस कंसेप्ट, सब कुछ वो हमने वहां पे समझा था, है ना? तो एसिड में से H पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां है कॉन्जुगेट बेस और यहां है एसिड। मतलब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, दैट इज pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और यही फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट pH ऑफ एसिडिक बफर। अगर आपको किसी भी एसिडिक बफर की pH को कैलकुलेट करना है तो दिस इज द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट द pH। और इस फॉर्मूले को कहते क्या है? दिस इज नोन एज हेंडरसन-हेसेलबैल्क इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेंडरसन-हेसेलबैल्क इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक और जो है, यहां पे सॉल्ट भी हो सकते हैं। अब चलो देखते हैं। देखो, अब आपको पता है कि कॉन्जुगेट बेस क्या है? CH3COO नेगेटिव है। कॉन्जुगेट बेस क्या है? CH3COO नेगेटिव। आपने कहा कॉन्जुगेट बेस है, जो कि बिल्कुल सही है, ये कॉन्जुगेट बेस ही है। पर आपको पता है सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में आपने ये डाल रखा है CH3COOH और CH3COONA। एसिडिक बफर आपने लिया है, एसिडिक बफर का किससे बना है? इन दोनों के मिक्सचर से ही तो बने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3COO नेगेटिव आया कहां से है, तो आप क्या कहोगे? एसिड से आया। एसिड तो आपको पता है ये तो वीक एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज होता ही नहीं। तो कहां से आया ये CH3COO नेगेटिव? CH3COO नेगेटिव मेनली आपका आता है सॉल्ट से। ठीक है, जो CH3COO नेगेटिव है ना, वो एसिड। देखो, ये तो आपको पता ही है, ये तो मेरे को बताने की वैसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है अच्छे तरीके से कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इतनी वीडियो आप देख के आए हो तो आपको पता होगा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, और वीक एसिड कंप्लीटली कभी भी आयोनाइज नहीं करता। अब ये आयोनाइज ही नहीं करेगा तो मतलब आयोनाइज तो करेगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करेगा। तो CH3COO नेगेटिव मैक्सिमम कहां से आएंगे? मैक्सिमम आएंगे सॉल्ट से। इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि जो आपका कॉन्जुगेट बेस है, जो कि क्या है? COO नेगेटिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सॉल्ट। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। जो आपकी ये है ना CH3CO नेगेटिव, वो मेनली कहां से आ रहा है? इस सॉल्ट से आ रहा है, इस सॉल्ट से आ रहा है। इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, इस वजह से ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ना। कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में क्या होता है
कि जो यहाँ पे आपका एसिड होगा उसकी जो डिसोसिएशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वो तो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी CH3COO नेगेटिव दे रहा है, ये भी CH3CO नेगेटिव दे रहा है और ये भी CH3CO नेगेटिव दे रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से चेक कर सकते हो जिनको कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में नहीं पता। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी। सॉल्युबिलिटी जब आप आगे पढ़ने वाले हो बफर के केस में कॉमन आयन इफेक्ट का बहुत यूज है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि जो एसिड वैसे तो वीक एसिड होता है, कंप्लीटली आयनाइज वैसे भी नहीं होगा। और दूसरा मेरे को ध्यान आया कि यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सॉल्ट भी और एसिड भी दोनों सेम टाइप के आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से इस एसिड की डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस CH3CO नेगेटिव इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सॉल्ट। और इसी वजह से दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड एज, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कभी pH कैलकुलेट करना हो, जो कि आप सीखोगे अभी pH को कैलकुलेट करना फॉर एसिडिक बफर, तो इन दोनों में से आप यूज कर सकते हो कोई भी फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो अब हम सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे की कहानी कंप्लीट करेंगे। तो अब जो है आपको यहाँ तक एसिडिक बफर के बारे में हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, ओके, तो इसको मतलब हम ऐसे और लिख सकते हैं, एसिडिक बफर की एक और डेफिनेशन लिख लें, दैट इज वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, है ना। वीक एसिड प्लस मीन्स कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक बफर को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। सी भी मैंने कॉन्जुगेट बेस लिखा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब पूरा ही लिख लेना आप तो कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? ओके, तो इतना एसिडिक बफर के बारे में समझना बहुत काफ़ी है। ठीक है, अब हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, आपको pH कैलकुलेट करना है बफर का, विच इज 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड। मतलब ये एसिटिक एसिड क्या है, पहले यहां पे लिख लिया करो, वीक एसिड है बस। एंड 0.15 मोलर इन सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COONA, जो आपने अभी देखा है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। एसिटिक एसिड यहां है और एसिटिक एसिड का ही ये सॉल्ट है विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन सा बफर है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया ये एक एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर के लिए आपने अभी देखा, एसिडिक बफर के केस में pH को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। एसिडिक बफर के केस में pH को कैलकुलेट अभी आप डिराइव करके आए हो, दैट इज pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस में लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में एसिड की कंसंट्रेशन। वैल्यू पुट कर दूं, pH क्या है, pH तो कैलकुलेट करना है, pH कैलकुलेट करना है। pKa क्या है, Ka की वैल्यू गिवन है, pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस में लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है 0.15 डिवाइड बाय एसिड की क्या कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, है ना, 0.1 मोलर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे Ka की वैल्यू पुट करनी है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka क्या है, ये 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये क्या है प्लस में लॉग 0.5 डिवाइड बाय 0.1। बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और pH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, 1 मिनट रुको। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये 5 ही आ जाएगा डायरेक्ट, इट बिकम्स log 5, है ना। देखो मैंने एक गलती कर रखी है,
यहाँ 0.15 है, मैंने 0.5 लिखा हुआ, तो ये 0.15 है, दिस इज 0.15, ठीक है। अब इसको डिवाइड अगर आप करते हो 0.15, तो ये आ जाएगा 1.5, ये क्या आ जाएगा 1.5। अब log 1.5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अभी रुको, मैं ना देख के बताती हूँ, एक्चुअली ना मैं सॉल्व करके बताती हूँ इसको, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो हम। तो log 1.75 इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं सबसे पहले। दैट विल बी माइनस लॉग 1.75 प्लस में log -5 ही डायरेक्ट लिखती हूँ, -5। अब log 1.75 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है log 1.5 कैन बी रिटन एज 15 डिवाइड बाई 10, ठीक है। एंड अब आपको 15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 15 माइनस log 10, log 10 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड log 15 कैन बी रिटन एज log 5 इंटू log 3, नहीं log 5 इंटू 3 दैट इज log 5 प्लस log 3 माइनस 1, और ये क्या है माइनस log 1.75 माइनस 5। अब 1.75 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब log 1.75 की वैल्यू देखो, मैं बताती हूँ। तो ये आएगा आपके पास, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 4.933 कुछ आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप pH की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 4.9। क्लियर है? मतलब मेन कैलकुलेशन तो चलो आपको log की वैल्यू क्या पता क्वेश्चन में गिवन भी हो, ठीक है, और वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, एंड आई गेस आपको ये आ गया है। अब ये अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई किया करो ये क्या है, डाइमिथाइल अमीन। डाइमिथाइल अमीन जो कि क्या होता है, ये एक वीक बेस है। ये क्या है, एसिटिक एसिड जो कि क्या होता है, वीक एसिड है। ये क्या है, डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट जो कि सोल्ट है, इन दोनों से मिलके बना हुआ। अमोनियम आ गया ना यहाँ पे, अमोनियम आयंस, डाइमिथाइल अमोनियम आयंस एसीटेट। एसीटेट का क्या मतलब, CH3COO नेगेटिव, ठीक से लिखती हूँ, CH3COO नेगेटिव। ये कहाँ CH3CO नेगेटिव आए, यहाँ से डाइमिथाइल अमोनियम आया यहाँ से, तो ये किसका सॉल्ट है, इन्हीं दोनों का सॉल्ट है। डेट इज हम ऐसे कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कौन सा बफर है ये, एसिडिक बफर है, सिंपल बफर है, या बेसिक बफर है? पहले आप मेरे को ये बताओ, ये क्या है, सिंपल बफर है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दैट इज सिंपल बफर। हमने पढ़ा था ना सिंपल बफर में, आपने अभी पढ़ा है, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो उसे सिंपल बफर कहते हैं। अब इसके लिए pH आपको कैलकुलेट करना है। तो pH क्या होता है सिंपल बफर के लिए, pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस में हाफ pKa माइनस pKb, और सब वैल्यू आपको गिवन है, बस पुट करनी है। 7 प्लस हाफ, pKa क्या गिवन है, pKa इज 4.77 माइनस pKb क्या गिवन है, 3.27। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 7 प्लस में हाफ इंटू में ये आ जाएगा 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 2 दैट इज 5 एंड 4 दैट इज 1.50, और 1.5 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 0.75। तो 7 प्लस में 0.75, बोर्ड कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ, ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट दिख देती हूँ, 7.75। तो ये आ जाएगी आपकी pH की वैल्यू फॉर दिस सिंपल बफर। समझ में आया कैसे फॉर्मूले को यूज करना है? ओके, ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, इसमें है 0.1 मोलर ऑफ CH3COOH जिसका pH आपको गिवन है, उसको टाइट्रेट किया गया है विद 0.05 मोलर ऑफ NaOH। मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक वीक एसिड प्रेजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बफर हो जाएगा, ये कौन सा बफर होगा, एसिडिक बफर।
ये तो हम इतने, ये तो एग्जाम्पल डिस्कस कर ही रहे। देखो जिनको नहीं समझ में आया, CH3COOH क्या है? वीक एसिड। अब इसको CH3COOH को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या बनेगा? CH3COONA बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। क्या बना ये? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बना है ना? क्या बना ये? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या है ये? एसिडिक बफर में ही तो होता है ये, है ना, एसिडिक बफर। और ये तो एग्जांपल हमने आई गेस अब ये 3rd to 4th टाइम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, एसिडिक बफर आपने पता कर लिया कि ये कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है। तो आपको पीएच बतानी है सॉल्यूशन की जब 1/4 ऑफ एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है पीएच क्या गिवन है, CH3COOH का पीएच आपको गिवन है 3। पीएच 3 का क्या मतलब है? अगर आप पीएच का मतलब माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 3। अगर आप यहां से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करोगे तो वो 10⁻³ हो जाएगी। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको पता है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कैसे स्प्लिट होता है? वीक एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ऐसे स्प्लिट होगा। और इसकी कंसंट्रेशन क्या गिवन है आपको? इसकी कंसंट्रेशन तो आपको गिवन है दैट इज 0.1। अब यहां पे H पॉजिटिव की आपने कंसंट्रेशन निकाल ली दैट इज 10⁻³ तो जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 10⁻³ वही इसकी कंसंट्रेशन होगी 10⁻³ है ना, क्योंकि दोनों मतलब एक एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इसका भी 1 मोल बन रहा है, इसका भी 1 मोल बन रहा है, तो इनकी कंसंट्रेशन भी इक्वली होगी, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू CH3COO नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पर हमें अभी इस चीज का यूज तब करना है जब हम इक्वेशन लिखेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी दैट इज दिस CH3COOH को क्या करवाया गया है? टाइट्रेट करवाया गया है विद NaOH, टाइट्रेटेड विद NaOH, टाइट्रेटेड विद NaOH। क्या बनेगा? हमें पता ही है दैट इज CH3COONA प्लस में वाटर। अब इनिशियल आपको कंसंट्रेशन क्या गिवन है CH3COOH की? इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1। NaOH की कंसंट्रेशन आपको गिवन है दैट इज 0.05, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.05। अब यहां पे जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, कुछ नहीं बना होगा, तो इसके लिए इसको 0 कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें पीएच बताना है उस सॉल्यूशन का जब 1/4 ऑफ द एसिड न्यूट्रलाइज हो गया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मतलब आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, आप ऐसे लिख सकते हो कि आफ्टर 1/4 ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब 1/4 न्यूट्रलाइज हो गया होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी 0.1 माइनस में 1/4 न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि एसिड था, एसिड ने न्यूट्रलाइज हो चुका है, बेस के साथ रिएक्ट किया और क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा, न्यूट्रलाइज हो गया। ये मैंने ठीक से नहीं लिखा बिकॉज चलो ठीक है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 1/4 ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, न्यूट्रलाइज कितना हुआ? 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पहले कंसंट्रेशन क्या थी? 0.1। तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ये एसिड आपके पास बचेगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल ध्यान लगा के समझो कि आफ्टर 1/4 न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है। समझ में आया आपको? देखो इनिशियल ये थी, हम कह रहे हैं कि आफ्टर 1/4 न्यूट्रलाइजेशन कितना एसिड बचेगा? कितना बचेगा? इनिशियल में से 1/4
ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, जो उसकी पहले वाली इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये इतना एसिड आपके पास आफ्टर 1/4 न्यूट्रलाइजेशन बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, दैट इज 1/10 एंड ये हो जाएगा 1/10, 1/10 कॉमन लेंगे, 1/10 कॉमन लेंगे, 1 - 1/4 दैट इज 4, 1 4 - 4 1 4 1 3/4, मतलब ये हो गया 0.1 × 3/4। इतना समझ में आया, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि इतना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, तो हमें पीएच के लिए क्या चाहिए होता है? देखो, पीएच एसिडिक बफर के कैलकुलेट करने के लिए आपको जनरली चाहिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन। सॉल्ट की कंसंट्रेशन का आपको पता लग गया है, सॉरी सॉल्ट की कह रही हूं, एसिड की कंसंट्रेशन का आपको पता लग गया है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन का आपको बताना है। NaOH का कोई रोल नहीं है, लिख लो चाहे ना लिखो, कोई यहाँ पर रोल इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एसिडिक बफर चल रहा है, एसिडिक बफर है ना ये, और एसिडिक बफर के केस में आपको पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कहीं सॉल्ट आया, सॉरी बेस आया ही नहीं, तो इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन आप लिख लो, सॉल्व कर लो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, इतना आपको समझ में आया कि एसिड की 0.1 × 3/4 कैसे हुई? ओके, अब देखते हैं कि सॉल्ट कितना बनेगा, सॉल्ट कितना बनेगा। अभी आपको यह पता लगा कि 0.1 माइनस में इसमें से 1/4 ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो गया था, मतलब इतना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ। इतना एसिड न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बना? सॉल्ट बना, है ना। इतने एसिड ने 1/4 ऑफ एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज। इतने एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया? सॉल्ट बनाया। तो जितने एसिड ने रिएक्ट कर रहा है उतना ही तो सॉल्ट बन रहा है। समझ पा रहे हो? जितना एसिड ने रिएक्ट कर रहा है उतना ही सॉल्ट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 ऑफ एसिड ने यहां पे रिएक्ट किया था, इसका मतलब 1/4 ऑफ CH3CONA सॉल्ट आपका बनेगा। और किसका बनेगा? 0.1 का बनेगा। बस, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब आपको सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये तो आएगा, आपको समझ में आ गया। इसका और समझ लो एक बार, देखो ये पहले मैं निकाल देती हूँ। जितना एसिड ने, कैसे बताऊं, देखो मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। 0.1 माइनस में 0.1 × 3/4, इतने एसिड ने, ये एसिड बचा है टोटल आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, है ना। जितना 1/4, आप इतना समझो कि 1/4 ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है ना, 1/4 ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? वन न्यूट्रलाइज होके क्या बन रहा है? बेस ही बन रहा है, सॉरी सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। देखो ऐसे होता है ना, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है ना। तो जितना एसिड यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है वो सॉल्ट बन रहा है। तो सॉल्ट कितना बनेगा? 0.1 × 25% लिख लो आप, 25%। 25% का मतलब भी 1/4 ही होता है, ठीक है। 25/100, 25% में 25/100, ये कितना होगा? ये भी 1/4 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? बस अब आपको समझ में आई गेस आ ही गया होगा कि इतना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ था, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इतनी अमाउंट ऑफ एसिड बची है और इतना अमाउंट ऑफ बेस बचा है, बस। तो अब आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन पता लगी, दैट इज 0.1 × 1/4, 0.1 × 1/4। एसिड की कंसंट्रेशन पता लगी 0.1 × 3/4। पीएच कैलकुलेट करना है और पीके भी हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीके कैलकुलेट करने के लिए के निकाल लें, उसके बाद पीके भी आ जाएगा। देखते हैं। CH3COOH will be splitting as CH3COO negative plus H positive। के कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। अब इतना चैप्टर के इस टाइम पर आकर के आपको के कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए, आ ही गया होगा आपको, है ना। CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻3। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻3। CH3COOH की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 10⁻⁵।
ये Ka की वैल्यू आ गई, आपको Pka की चाहिए, आराम से कर लेंगे, ठीक है। Ka की वैल्यू क्या आई है, बस ध्यान रखो 10⁻⁻3। बोर्ड पे स्पेस की कमी है, इस वजह से आई हैव टू रब दिस। pH कैलकुलेट करना है, Pka आया है माइनस लॉग 10⁻⁻5 प्लस लॉग 0.1 इंटू 1/4 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 3/4। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताती हूँ। देखो ये हो जाएगा 5 log 10, log 10 मतलब 1, 5 प्लस में log, ये कितना होगा 1/10 इंटू 1/4 दैट इज 1/40, ये हो जाएगा 1/40। डायरेक्ट यहाँ लिखती हूँ 1/40 डिवाइड बाय में ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 3/4 दैट इज 3/40, 3/40। ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल 1/3, 1/3। ये आएगी आपकी pH की वैल्यू। 5 प्लस में ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 3, log 1 तो log 1 कितना होता है, log 1 तो 0 हो गया, तो डायरेक्ट ये हो गया 5 माइनस log 3, और 5 माइनस log 3 कितना होता है, log 3 होता है 0.7, तो 5 माइनस 0.7 you will get 0.7, you will 0.4, सॉरी log 3 होता है 0.4, लिख यहाँ 0.4 लिख रही हूँ और वैसे log 7, तो 5 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 6, 4.6 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे पुटी कर देती हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ लिखती हूँ, यू विल गेट 4.6, तो pH इसकी क्या आ जाएगी 4.6, ठीक है। तो मेन ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पे 1/4 ऑफ एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए था, बाकी तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ओके। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आई गेस आपको समझ में आया। तो और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस अब आप इतने ज़्यादा समझ लोगे तो फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टॉपिक जो आपने अभी अभी पढ़ा है बस उसे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट आपको यूँ ना लगे कि हमने टॉपिक किया नहीं था। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, बिल्कुल सेम थ्योरी है, आपने अभी सिंपल बफर का देखा है ना, बिल्कुल वही थ्योरी अप्लाई होगी, तो जल्दी से कवर करेंगे। 2x की स्पीड पे देख लो बेशक से, क्योंकि आपने समझ लिया, ये सिर्फ मैं इसलिए करवा रही हूँ सो दैट आपको ये ना लगे कि हमने किया नहीं है टॉपिक, हमें पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको सब कुछ पता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एसिडिक बफर किससे बना होता है, वीक एसिड प्लस में इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था CH3COOH प्लस में CH3COONA, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया था, ओके। यही क्या है, यही एक जो है आपका एसिडिक बफर है, ओके। अब आपको पता है CH3COOH कैसे स्प्लिट होता है, CH3C, अब ऐसे दिखाओ, ऐसे देखते हो, CH3COOH कैसे स्प्लिट होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये तो ऐसे स्प्लिट हो ही रखा है, और CH3COONA कैसे होगा, CH3COONA विल स्प्लिट एज CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। अब आपके पास ये पूरा बफर है, दिस इज बफर, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने जो है इसके अंदर सपोज एसिड डाल रहे हो, थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड आपने डाला, एसिड का मतलब आपने डाला है यहाँ पर H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेंगे, भाई यहाँ पे H पॉजिटिव आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसके साथ रिएक्ट करें, H एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, H पॉजिटिव को मिल गया ये, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, ऐसे रिएक्ट करें, क्या बना रहे हैं CH3COH। H पॉजिटिव के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इसके साथ रिएक्ट कर लिया, Na पॉजिटिव के साथ भी पॉजिटिव रिट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जैसे आपने H पॉजिटिव डाला तो वो उन्होंने सिर्फ, ये साइन ये नहीं आएगा, ये आएगा, जैसे आपने H पॉजिटिव डाला तो उन्होंने सिर्फ इसके साथ रिएक्ट किया, है ना, तो आप H पॉजिटिव थोड़ा डाला आपने, तो CH3COH था, उसके साथ H पॉजिटिव ने रिएक्ट किया, इसका मतलब अब H पॉजिटिव पूरे तरीके से कंज्यूम हो चुका है, कंज्यूम्ड कंप्लीटली, है ना, H पॉजिटिव आपने डाला था,
CH3CO नेगेटिव के साथ उसने कंबाइन कर लिया, जितना थोड़ा अमाउंट ऑफ डाला था इनके साथ कंबाइन किया और H पॉजिटिव कंज्यूम, अब खत्म H पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये एसिड बनेगा, ये एसिड बन जाएगा ना, H पॉजिटिव इनके साथ कंबाइन कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन में, 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना, ये भी ये आयंस दे रहा है और ये भी ये आयंस दे रहा है, तो इनकी कंसंट्रेशन दोनों की सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो इसके साथ H पॉजिटिव कंबाइन कर लेंगे। H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करने के बाद CH3COOH बना रहे हैं, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड। ठीक है, तो अब क्या इसके पीएच में चेंज आ रहा है, आप H पॉजिटिव ऐड कर रहे थे, क्या पीएच में चेंज आया, कोई चेंज नहीं आ रहा पीएच में, बफर का पीएच जो था वही रहेगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पे H पॉजिटिव डाल तो रहे हो पर वो कंज्यूम होए जा रहे हैं, H पॉजिटिव डाल रहे हो, यहां पर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनके साथ H पॉजिटिव ने कंबाइन किया, H पॉजिटिव कंज्यूम, इसकी वजह से जो पीएच में चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस वजह से यहां H पॉजिटिव मतलब एसिड डालने के बाद भी जो आपका पीएच है बफर का वो चेंज नहीं करता। सेम स्टोरी आप यहां पे बेस के साथ ले सकते हो। अगर सपोज आप यहां पे थोड़ा अमाउंट ऑफ बेस डाल रहे हो, अभी आप समझ के आए हो, इतना मुश्किल नहीं होने वाला आपके लिए, आई नो। बेस डाल रहे हो का मतलब क्या है, OH नेगेटिव डाल रहे हो, बफर के अंदर OH नेगेटिव डाल रहे हो। OH नेगेटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, OH नेगेटिव बेस है, बेस एसिड के साथ कंबाइन करता है, मतलब कि अब जो रिएक्शन होने वाली है बेस डालने के बाद वो CH3COOH OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में वाटर, है ना। बेस डालोगे, OH नेगेटिव डाल रहे हो तो एसिड के साथ एसिड बेस की रिएक्शन बड़ी जल्दी होती है, इसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ऐसे कह रहे हैं कि जो OH बेस आप डाल रहे हो OH नेगेटिव, वो कंबाइन होकर के क्या दे रहा है, इन्हीं की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है ना, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है, जो आप ऐड कर रहे हो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय CH3COOH से, बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पीएच में चेंज कहां से आएगा, जो आप डाल रहे हो वो तो OH नेगेटिव तो सारे कंज्यूम हो रहे हैं ना, OH नेगेटिव तो सारे कंज्यूम हो रहे हैं जो भी आप डाल रहे हो, है ना। इस वजह से, इसकी वजह से जो आपका पीएच होता है बफर का वो चेंज नहीं करता ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। थोड़ा बेस डालोगे तो जो आपने डाला था उसको तो ये दिख गया, एसिड बेस रिएक्शन होगी, कंज्यूम, खत्म, और OH नेगेटिव है ही नहीं, है ना, थोड़ा ही अमाउंट ऑफ आपने OH नेगेटिव डाला था और जो डाला था उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, OH नेगेटिव आया, उसको दिखा एसिड, सबसे पहले इसी के साथ कंबाइन करेगा, कंबाइन किया, ये बनाया, OH नेगेटिव थोड़ा सा डाला था तो वो पूरा कंज्यूम हो चुका है, पूरा खत्म हो गया, अब तो वो कोई पीएच में चेंज आया ही नहीं। और डालोगे, ज्यादा अमाउंट में डालोगे तो थोड़ा आपको पीएच में इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव कैन ऑल्सो रिएक्ट विद OH नेगेटिव, पर ये चेंज आएगा आपका लार्ज अमाउंट में। थोड़े अमाउंट में डालोगे तो एसिड के साथ कंबाइन करेगा, कंज्यूम ही हो जाएगा और बचेगा ही नहीं इसके साथ रिएक्ट करने के लिए या किसी और को भी देखने के लिए। समझ में आई इतनी बात। तो ये होता है बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो इसमें आपको क्या बताना है, पीएच बताना है सॉल्यूशन का। हैविंग 0.1 मोलर ऑफ CH3COOH और 0.2 मोलर ऑफ MgCH3COO का होल ट्वाइस, पीएच बताना है। सबसे पहले ये चेक करो क्या ये एक बफर है या नहीं है, ये क्या, तो अब ये क्या है, ये तो एक वीक एसिड है, पर ये कैसे बना होगा, क्या ये वीक एसिड का सॉल्ट है। देखो ये किस तरीके से बना होगा, ये कुछ ऐसे बना होगा, मतलब कि ये Mg2 पॉजिटिव से बना होगा और CH3COO नेगेटिव से बना होगा, है ना, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये बना होगा। तो ये क्या है, ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इसका जो CH3COO नेगेटिव आयंस इसमें से आ रहे हैं, ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ऐसे कह सकते हैं ना। देखो ये क्या है, CH3
COOH, और इसमें से हमें क्या मिल रहा है, CH3COO नेगेटिव। ये क्या हो गया, वीक एसिड। ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। और जब वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या बनाता है, एसिडिक बफर। ये हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। तो एसिडिक बफर है ये। एसिडिक बफर के केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप देखो ध्यान रखा करो, अगर यहाँ पे कुछ और भी गिवन होता तो अगर आपका कोई ऐसा बन रहा है, मतलब पहले आप देखो वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस का तो कुछ नहीं बन रहा, या फिर वीक एसिड या फिर कोई ऐसा सॉल्ट भी बन रहा है सपोज ऐसा कुछ, ठीक है, तो भी वो बफर बनाएगा। इन दोनों से मिल करके कुछ ऐसा सॉल्ट बन रहा हो तो भी वो बफर बनाएगा। मतलब अगर बफर बना रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है बफर ऑलवेज बनाएगा। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एसिडिक बफर मिल रहा हो तो उसको भी आप कंसीडर करोगे एज एसिडिक बफर, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, पीएच निकालना है। पीएच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में एसिड की कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर सॉल्ट ले लो, कॉन्जुगेट बेस है तो हम कॉन्जुगेट बेस लिख लेते हैं, ये भी तो फॉर्मूला था, है ना, कॉन्जुगेट बेस लिख लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन पुट करनी है। पीके क्या गिवन है, पीके कुछ गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के क्या गिवन है, 10⁻⁻⁴। डायरेक्ट यहाँ पुट करूँ 10⁻⁻⁴ प्लस में लॉग कॉन्जुगेट बेस की क्या कंसंट्रेशन है, कॉन्जुगेट बेस यहाँ से आएगा 0.2। देखो इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है। अब आप ये देख रहे हो ये 2 इसके साथ है, मतलब इसके 2 आयन्स मिले हैं हमें, इसके 2 आयन्स मिले। देखो ये है ना ऐसे Mg2 पॉजिटिव तो यहाँ चला गया, और इसके 2 आयन्स प्रेजेंट है तो 2 है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.2 इंटू में 2। समझ में आया आपको? देखो ये है आपके पास, इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.2, तो इसकी डायरेक्ट 0.2 मोलर है। अब ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें ये दे रहा है, ये प्लस में ये, इसकी तो 0.2 ही हो जाएगी, पर इसके सामने इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कंसंट्रेशन के टाइम में, है ना। तो 0.2 तो इसकी ऑलरेडी थी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ तो कितनी हो जाएगी टोटल 0.4, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी 0.4 डिवाइड बाय में एसिड की क्या है, एसिड की 0.1। बस अब इसे आपको सॉल्व करना है एंड इट इज़ वेरी इजी। ये क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो गया 4, है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ 4 log 10 प्लस में दैट इज़ 4, तो ये हो जाएगा log 10 दैट इज़ 8। पीएच आपका जो आएगा वो क्या आएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिया था कि अगर कुछ ऐसा इन दोनों, यहाँ पे एसिड गिवन है यहाँ पे कुछ गिवन है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एसिडिक बफर बन सकता है तो आप उसको कंसीडर करोगे। अच्छा अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते टाइम। सिर्फ क्वेश्चन आपको ये इसलिए मैंने गिव दिया था, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ और खास था नहीं। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको Ka गिवन है ऑफ HCOOH, क्या गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अराउंड व्हाट पीएच, पीएच बताना आपको। विल इट्स मिक्सचर विद सोडियम फॉर्मेट गिव बफर ऑफ हाई कैपेसिटी, मतलब कौन से पीएच पे इसका मिक्सचर HCOOH और सोडियम फॉर्मेट का मिक्सचर जब बनाओगे तो कौन से पीएच पे आपको बफर मिलेगा, और बफर भी कैसा होना चाहिए, हाई कैपेसिटी का बफर होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके लिए आपको एक नोट अलग से लिखना पड़ेगा, आप उस चीज़ को समझना, ठीक है। बफर जो होता है ना हाई कैपेसिटी का, बफर ऑफ हाई कैपेसिटी,
अगर कभी आपको लैब में भी प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए या आपको प्रिपेयर करना हो, तो बफर जो होता है हाई कैपेसिटी का वो बनता है इज़ फॉर्म्ड एट pH और जो pKa होना एसिड का वो इक्वल हो। इस कंडीशन पे आपका बफर बनेगा पूरी हाई कैपेसिटी का। तो आपको तो यही कैलकुलेट करना है, pH ही कैलकुलेट करना है जहाँ पर आपका बफर बनेगा हाई कैपेसिटी का। तो बस pKa कैलकुलेट कर लो। pKa किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज माइनस लॉग ऑफ Ka। माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू क्या है? ये 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करना है। दैट इज माइनस लॉग 1.8 प्लस में दैट इज -4 लॉग 10। इसके इक्वल आ गया। लॉग 10 1 के इक्वल होता है, डायरेक्ट इसको हटाओ। दैट इज़ ये लॉग 1.8 हो गया। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 1.8 की फिर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करके जो भी आपका pH होगा उस pH पे आपको बफर मिलेगा हाई कैपेसिटी का। पर ये आप बात ध्यान रखना कि अगर आपको बफर चाहिए ऑफ हाई कैपेसिटी तो वो कौन सी कंडीशन पर मिल सकता है? इस कंडीशन पर, ठीक है। और अगर हम इस बात को दूसरे तरीके से भी समझेंगे तो अगर कभी हमें बफर बनाने के लिए कहा जाता है ना, हमें सपोज किसी pH का, पर्टिकुलर pH का बफर बनाना है, एसिडिक बफर बनाना है सपोज आपको, यू हैव टू प्रिपेयर एसिडिक बफर। किसी भी पर्टिकुलर pH का अगर हमें एसिडिक बफर बनाना होता है तो हम चेक करते हैं कि जो एसिड का pKa है ना, वो जिस pH पर हमें बफर बनाना है और एसिड का जो pKa है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। उस कंडीशन में जो है हमारे पास बफर बनता है हाई कैपेसिटी का, ठीक है। और ये pKa ध्यान रखना, ये pKa के लिए वैलिड है, एसिडिक बफर के लिए। दिस इज pKa, pKb नहीं, pKa, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? अगर आपको कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी का बफर बनाना हो तो दिस इज़ द कंडीशन, आप इससे बना सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। ओके, करते हैं आंसर। देखो, pH ऑफ बफर जो कि किससे बना है? 0.1 मोलर CH3COOH से और 0.15 मोलर सोडियम एसिटेट से। उसका pH कितना गिवन है? 4.9। और Ka कितना गिवन है एसिड का? ये। आपको चेंज इन pH निकालना है। अगर आप 10⁻³ मोल NaOH ऐड कर रहे हो तो देखते हैं कैसे सोल्व होएगा। देखो, एसिड की जो आपको CH3COOH एसिड गिवन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 मोल। ये कंसंट्रेशन है। आपको pH कैलकुलेट करना है एसिडिक बफर के लिए, है ना। एसिडिक बफर के लिए हमें पता है pH का क्या फॉर्मूला होता है? pKa प्लस में लॉग सॉल्ट या फिर कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय में एसिड, ठीक है। तो हमें एसिड चाहिए और सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए। pKa तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो एसिड आपको पता है, एसिड की जो गिवन कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर है। और जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको गिवन है वो कितनी है? सोडियम एसिटेट सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है 0.15 मोलर। तो अब ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट चेंज इन pH। pH इनका तो गिवन है आपको, pH में क्या चेंज आया होगा अगर आप इसके सॉल्यूशन में 10⁻³ मोल NaOH डाल रहे हो तो। देखो, अब बात करते हैं एसिड की। अगर आप 10⁻³ मोल्स डालते हो किसमें? एसिड में, तो क्या होगा? उतने मोल्स न्यूट्रलाइज कर जाएंगे एसिड के। आपने 10⁻³ मोल डाले इस सॉल्यूशन में बेस के, तो एसिड है, देखो बेस आप डाल रहे हो, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो 10⁻³ मोल इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये कितना, इसमें से कितने कम हो गए? इसमें से 10⁻³ तो कम हो गए। और वो कम होके क्या बनाएंगे? बेस डाला था, बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, 10⁻³ मोल थे, 10⁻³ मोल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, उसके कम हो गए
और वो जो कम हो गया एसिड बेस ने क्या मिला, सॉल्ट मिला, तो इसके अंदर वो प्लस होगी। बस अब आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं, सिर्फ आपको पीएच कैलकुलेट करना है ना। देखो एसिड आपने बेस डाला था 10⁻³ मोल NaOH। अब बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो जितने मोल इसके हैं उतने मोल एसिड के साथ इसने रिएक्ट कर लिया, और जैसे बेस आपने डाला था उसने एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया, तो एसिड के कम हो गए मोल्स, इतने कम हो गए, और वो कम होके गए कहाँ, सॉल्ट में, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो जितने मोल्स कम हुए वो सॉल्ट के बन गए। तो बस अब आपके पास दोनों की कंसंट्रेशन है, यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दैट फॉर्मूला और पीएच कैलकुलेट करना है। तो बस अब वैल्यू को पुट करते हैं, दैट इज pH विल बी इक्वल टू pK, दैट इज -log K लिख सकते हैं, और Ka की क्या वैल्यू है ये, दैट इज 1.75 × 10⁻⁻5 प्लस में log। सॉल्ट की क्या कंसंट्रेशन है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसे थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट बस, ये हो जाएगा आपके पास 151 डिवाइड बाय 1000, 151 डिवाइड बाय 1000, और 151 डिवाइड बाय 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.151। अब बारी आती है एसिड की, तो एसिड का देखते हैं, 1/10 माइनस में 1 में 1000, ये हो गया 1000, 10 इंटू में 100 माइनस ये 1, दैट इज 99 डिवाइड बाय 1000, और 99 डिवाइड बाय 1000 कैन बी रिटन एज 0.099। बस अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, और इसके ऊपर हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, जस्ट वेट। देखो इसको सॉल्व कर रहे हो ना आप, तो आपका आंसर आ रहा है 0.183, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 4.757। बस अब इसे प्लस करना है, 4.7 ये भी कर दे, 4.757 प्लस में 0.183, यू विल गेट 4.9, तो ये हो जाएगी पीएच, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज इन पीएच वैसे आपको कैलकुलेट करना था, हमने चेंज इन पीएच कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ पीएच निकालना है, पीएच निकालना है हमने इसके एसिड मतलब डालने के बाद। चेंज इन पीएच क्या होगा, चेंज इन पीएच इन दोनों को माइनस कर दो, है ना, दैट इज 0 ही हो जाएगा, देयर इज़ नो चेंज इन पीएच। एक्चुअली माइनर सा चेंज आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसके आगे पॉइंट भी थे ना, इसके आगे भी पॉइंट थे, वो मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखे, और इसमें यहाँ पे भी कुछ पॉइंट वगैरह आएंगे, तो हमने मतलब थोड़ा माइनर सा ही चेंज आएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अब हमें वैसे तो बेसिक बफर भी कंप्लीट करना था, पर ये लेक्चर इतना बड़ा हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है, तो बेसिक बफर तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे, है ना। पर नेक्स्ट वीडियो में हम बफर सॉल्यूशन के टॉपिक को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बातें आप इस वीडियो में समझ चुके हो। बफर एक्शन आपको समझ में आ गया है ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अब हम, बस क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे बेसिक बफर से रिलेटेड, तो और जो बच गया है वो उस टॉपिक में कंप्लीट कर देंगे। टिल देन आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।